welcome to you all. Today we are going to learn about topic number 16. 12th NCERT बायोलॉजी का टॉपिक है ये एनवायरमेंटल इश्यू पार्ट 9 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। दोस्तों, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो देखिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ये कंसेप्ट के बारे में आप अच्छी तरह से सुन ले, देख ले। इस पिक्चर में आप जब देखेंगे आपको ये नजारा खेतों में दिखाई होगा, फील्ड्स में दिखाई होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में दिखाई होगा। और ये ग्रीन हाउस है और ये कांच का बनता है। तो ये टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट ये डिराइव्ड फ्रॉम द फिनोमेना दैट ऑकर्स इन अ ग्रीन हाउस। तो ये ग्रीन हाउस है। इस ग्रीन हाउस में क्या होता है साथियों, आपने ये ग्रीन हाउस देखा होगा और ये ग्रीन हाउस लुक्स लाइक ए स्मॉल ग्लास हाउस। पूरे ग्लास का बनता है, ग्लास के पैनल होते हैं इससे। और ग्रीन हाउस ये ग्लास का बनता है तो ये यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। ये सर्दियों के दौरान, ठंडियों के दौरान इस ग्रीन हाउस में कई प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। और इस ग्रीन हाउस में लाइट, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये कंट्रोल्ड होती है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन में। मोस्टली ये ग्रीन हाउस कहां पर पाए जाते हैं कि सर्दियों के मौसम में मोस्टली सब ट्रॉपिकल रीजन कहे या उसे टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। और इसमें सब्जियां, फूल की खेती की जाती है। कई ऐसे प्लांट्स जो कि ये वार्म रखता है और उस ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी नहीं होती ये फील्ड्स में, और ये ग्रीन हाउस में ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो ग्रीन हाउस ये ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन। लाइट तो सनलाइट ये ग्रीन हाउस में आती है बट डज नॉट अलो हीट टू एस्केप। ये इस ग्रीन हाउस से जब लाइट आती है तो ये वार्म रहता है और हीट एस्केप नहीं होती। तो ये कीप करता है, कीप द प्लांट वार्म, पूरे प्लांट को वार्म रखता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये वही बात ग्रीन हाउस इफेक्ट की। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे कि ग्रीन हाउस वार्म अप, ये आप तो अच्छी तरह से आपने समझ लिया है दोस्तों। मच लाइक इनसाइड अ कार दैट हैज बीन पार्क्ड इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। यदि आप कार ये धूप में या सनलाइट में पार्क करते हैं, कई 1-2 घंटे के बाद आप जब कार खोलेंगे तो पूरा आपको क्या होगा कि पूरी गर्मी लगेगी ये खोलते समय, डोर खोलते समय। ऐसे ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट माना जाता है। और देखिए कि सेम इज द केस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यही कॉन्सेप्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर को लगाई है। कैसे? तो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, जो भी एटमॉस्फेयर यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ एक्ट एज ए कवर, एक टाइप का कवर है। और ये एटमॉस्फेयर एलो करता है सनलाइट को, और सनलाइट की हीट को एंटर हो जाती है। यहाँ पर देखिए कि सनलाइट की हीट और लाइट ये एलो हुई है एटमॉस्फेयर में, बट हीट कैन नॉट बी एस्केप, हीट एस्केप नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे कि ये वार्मिंग अप अर्थ, यदि हीट एस्केप नहीं होती तो अर्थ को वार्म करता है। सनलाइट जो भी होती है हीटिंग द अर्थ सरफेस को हीट करती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमेना है। कैसे? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट is a naturally occurring phenomena in nature that is responsible for, ये नेचर में ग्रीन हाउस इफेक्ट होना ही होना है। और ये रिस्पॉन्सिबल करता है दो बातों पर यहाँ पर ध्यान ले। पहला, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना है और ये पहले हीटिंग द अर्थ सरफेस, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और दूसरी बात है हीटिंग द एटमॉस्फेयर। पहले हीटिंग द अर्थ सरफेस और दूसरी बात है एटमॉस्फेयर को भी ये हीट करता है। नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट इस धरती पर, इस अर्थ पर नहीं होता
तो एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का यहाँ पर अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कितना होता है यदि ग्रीन हाउस नहीं होता तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पूरी अर्थ चिली हो जाती है। और ये चिली जब होगी तब यहाँ पर इस धरती पर, इस अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। रेदर देन प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो यह अर्थ सरफेस चिली होता -80 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट देखेंगे साथियों कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, यदि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट अंडरस्टैंड करना है तो मतलब क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू नो, आपको जानकारी होनी चाहिए फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, फेट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और ये सनलाइट कैसे रीचेस द आउटर मोस्ट एटमोस्फियर, ये आउटर मोस्ट एटमोस्फियर अर्थ के बाहर का ये कैसे रीचेस होता है, ये इसकी ही बात करेंगे, एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीचेस आउटर मोस्ट एटमोस्फियर। और ये फेट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट क्या होते हैं कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, याद रखें मित्रों, सनलाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और सनलाइट एनर्जी स्कैटर्ड भी होती है जब एटमॉस्फेयर में इनका एंट्री होती है। तो इसे फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट कहते हैं। देखिए कि फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, यहां पर मैकेनिज्म इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का समझेंगे कि ये सन से सोलर रेडिएशन में लाइट और हीट होती है और ये सोलर रेडिएशन टकराती है, कहां पर, ये अर्थ पर टकराते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जब ये सनलाइट एनर्जी के जो भी रेडिएशंस होते हैं, लाइट और हीट, तो सबसे पहले क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर ये दिया है क्लाउड्स, ये देखिए, और क्लाउड्स एंड गैसेस, एटमॉस्फेयर में गैसेस भी होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पर देखिए कि 1/4 सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक किए हैं ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन, लेकिन एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, कई एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं क्लाउड्स के द्वारा, और but almost half of incoming solar radiation falls on earth surface hitting it। तो यहाँ पर देखिए कि 1/4 रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, कई एब्जॉर्ब होते हैं, और आधे यहाँ पर देखिए कि हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन मींस 50% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन हिटिंग द अर्थ सरफेस। व्हाइल तीसरी बात क्या है कि स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड, यदि यहाँ पर देखिए कि 50% में से कई रेडिएशंस ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं एटमॉस्फेयर में, और अर्थ सरफेस रीमिट हीट, जब रिफ्लेक्ट होते हैं, रीमिट हीट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। यहां पर देखिए कि आपको ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या हो रहे हैं, री इमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ये पूरे इंफ्रारेड रेडिएशन। बट पार्ट ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशन डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस, पूरे स्पेस में इंफ्रारेड रेडिएशन का पार्ट एस्केप नहीं होता, एटमॉस्फेरिक एस्केप इनटू स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस, और एटमॉस्फेरिक गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये क्या करते हैं इस एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2, एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेडिएशन का मेजर फ्रैक्शन एब्जॉर्ब किया जाता है। तो मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस के मॉलिक्यूल्स रेडिएट हीट एनर्जी, अगेन क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH3 के मॉलिक्यूल्स रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी, कहां पर, एटमॉस्फेयर में, और मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम्स टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर मेजर पार्ट यहाँ पर देखिए कि ये अगेन आता है, और thus हीटिंग इट अप वंस अगेन ये अर्थ सरफेस हीट होता है ड्यू टू दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन री रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी। दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ये साइकिल मेनी टाइम्स रिपीट होती है। तो ये यहाँ पर देखिए कि एटमॉस्फेयर ये ट्रोपोस्फियर में होता है, ये अर्थ के ऊपर जो भी परत होती है तो एटमॉस्फेयर की, उसे ट्रोपोस्फियर। साथियों, नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो टाइटल है इस टॉपिक का ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग।
तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पर देखिए कि कई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस जब चर्चा करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 ये मीथेन, नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 4 गैसेस है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिए, नंबर 1 CO2, CH4, CFC और N2। तो ग्लोबल वार्मिंग ये ग्रीन हाउस गैसेस है और ग्लोबल वार्मिंग का इससे क्या संबंध है यहाँ पर देखिए कि इंक्रीज इन द लेवल, किसकी लेवल की बात चल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की। इंक्रीज इन द लेवल कहे या कॉन्सेंट्रेशन कहे ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस हैज लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इनकी मात्रा या इनका प्रोपोर्शन लेवल कहेंगे या कॉन्सेंट्रेशन, ये अभी फिलहाल बढ़ रहा है और इससे पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। और ये ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग किससे कैसे होती है? तो जब आप यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल यानी कि क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोल, डीजल से, ये क्रूड ऑयल से बनता है, तो इनका यूज ज्यादा बढ़ा है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस ये बढ़ रहे हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेस का यूज बढ़ रहा है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इनहेंस होती है लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड की बढ़ रही है। साथियों, ग्रीन हाउस गैसेस मोस्टली 60% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड 20% मीथेन CH4 आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि मेन गैसेस कौन से है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन। ये कॉमनली ग्रीन हाउस गैसेस है बिकॉज क्यों? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इस पिक्चर में देखिए कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में एटमॉस्फेयर में CO2, मीथेन और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये प्रोपोर्शन में है और ये री रेडिएट करते हैं हीट और लेस री इमिटेड हीट होती है। लेकिन ह्यूमन इनहेंस्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे? बाय यूजिंग द फॉसिल फ्यूल। तो CO2 का लेवल भी बढ़ा है, मीथेन का लेवल भी बढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। तो ये परत देखिए यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेयर। अभी ये एटमॉस्फेयर ऐसा बना है क्योंकि ये गैसेस की ये ह्यूमन इनहेंस किए है, ह्यूमन ने ये गैसेस। नेक्स्ट देखेंगे कि ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, बीते 100 साल से टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। बीते 3 दशकों से ये बढ़ता जा रहा है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, लेवल बढ़ी है, तो राइज इन टेम्परेचर दैट इज लीडिंग टू द डिलीटेरियस चेंजेस, यानी कि घातक परिवर्तन, बदल कहाँ? इन द एनवायरमेंट में, एंड रिजल्टिंग इन क्या परिणाम हो रहा है? ऑड क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। ऑड क्लाइमेट चेंजेस, फॉर एग्जांपल की बात करेंगे एल नीनो इफेक्ट, thus leading to increasing and melting polar ice caps as well as other places like Himalaya snow caps। मेरे छोटे दोस्तों कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? तो एल नीनो इफेक्ट इस देखिए कि सोलर आइस कैप, साउथ पोल अर्थ का, उसे अंटार्कटिका कहते हैं, नॉर्थ पोल को आर्कटिक पोल कहते हैं, और वहां पर आइस की कैप है, पूरे बर्फ की परत है यहाँ साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में, ये पिघलती जा रही है, मेल्ट हो रही है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। और बात करते हैं एल नीनो इफेक्ट की। यहाँ पर देखिए कि पैसिफिक ओशन ये बड़ा महासागर है, और जब इक्वेटर की बात करते हैं तो ये इक्वेटर पर नीचे और ऊपर ये पैसिफिक ओशन है, और इक्वेटर में इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर पूल टुवर्ड द वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ वाटर वार्म हो रहा है, ये नॉर्मल है। और कोल्ड वाटर अलोंग विद साउथ अमेरिकन कोस्ट, यहाँ पर साउथ अमेरिकन कोस्ट में क्या है कि कोल्ड वाटर है और वेस्ट की तरफ वार्म वाटर है, और ये विंड्स गैदर वार्म वाटर, ये पूरी हवाएं गैदर करती है यहाँ वेस्ट की तरफ, और ये नॉर्मल ईयर में ये ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते। लेकिन एल नीनो इफेक्ट की जब बात करते हैं साथियों की, यहाँ पर देखिए कि वेस्ट
क्या लिखा है, ईस्टली विंड्स वेकन, ईस्ट की विंड्स वीकन हो जाती है और वार्म द वाटर मूव ईस्टवर्ड, और ईस्ट का यानी कि साउथ अमेरिकन कोस्ट का वाटर वार्म हो रहा है, और इस वार्म से क्या होता है कि एल नीनो इफेक्ट कहते हैं उसे, ये एल नीनो इफेक्ट की हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एल नीनो इफेक्ट से क्या होता है, अर्थ पर कई इलाके में, कई एरिया में ड्रॉट होते हैं, फ्लड्स होते हैं, और ये और क्लाइमेटिक चेंजेस पाए जाते हैं। क्लाउड ब्रस्ट भी होते हैं इससे, एल नीनो इफेक्ट की वजह से। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ओवर मेनी इयर्स दिस विल रिजल्ट इन, दूसरा परिणाम क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का, राइज इन अ लेवल दैट सबमर्ज मेनी कोस्टल एरियाज। तो देखिए कि ये समंदर के आसपास जो शहर होते हैं पूरे विश्व में, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आइस कैप पिघलने की वजह से, नॉर्थ पोल आर्कटिक, साउथ पोल अंटार्कटिका, इसके बर्फ पिघलने से सी लेवल राइज हो रहे हैं, और ये सबमर्ज मेनी कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में कई शहर जो पानी में डूब जाते हैं। और द टोटल स्पेक्ट्रम चेंजेस, जो भी स्पेक्ट्रम चेंजेस हुआ है, दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले परिवर्तन से टोटल ऐसा एक्सपेंशन एक ऐसा विषय है जो अभी भी सक्रिय शोध के अधीन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल कैसे करते हैं और कैसा करना चाहिए। इस पिक्चर में देखिए फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस, मोस्टली थर्मल पावर, कोल से बनाई जाने वाली जो भी एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी, और इसकी भी चर्चा करेंगे। तीसरा पिक्चर है यहाँ पर प्लांटेशन का दिया है, और फोर्थ है ये पॉपुलेशन, इसका जिक्र यहाँ पर करते हैं। कैसे, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे मेजर्स है, उपाय है, उनमें क्या इंक्लूड होता है। पहले कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना। दूसरा कंट्रोल है इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, जब आप एनर्जी यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, तो शट डाउन योर कंप्यूटर, चूज द राइट लाइट, एलईडी लाइट यूज करना, और कई चार्जेस जो होते हैं, ये चार्जर्स होते हैं, अनप्लग करना, यूज ऑफ पावर स्ट्रिप यूज करना, टर्न ऑफ योर लाइट, जब भी काम खत्म होता है तो आप लाइट बंद करना, दैट इज द इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूसेज। तीसरा कंट्रोल है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग ट्रीज। डिफॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है तो उनका डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ह्यूमन यूज हो रहा है, कई फर्नीचर बनाने के लिए, कई अप्लायंसेस बनाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन कम करना, प्लांटिंग ट्रीज रेज करना। और फोर्थ है स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जो भी ये पूरे विश्व की बड़ी है, पूरे अर्थ पर बड़ी है ह्यूमन पॉपुलेशन, वो उसको स्लो डाउन करना, पॉपुलेशन कम करना। हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं अभी, हम दो हमारा एक। इससे क्या होगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है इनका यूज कम होगा। और लास्ट है इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर आल्सो being taken to reduce the emission of greenhouse gases into atmosphere। साथियों, ये लाइन क्या करे कि आपके एनसीईआरटी में किताब में यही लाइन सिर्फ कही है। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल ये पास हुआ था, क्योटो जापान में है, केपी कहते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में पूरे विश्व के कंट्रीज वहां पर इकट्ठे हुए थे। इनकी ये एक एग्रीमेंट हुआ था इस कंट्री में कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेज जो भी है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2 जैसे। साथियों, ये आपको एग्जाम में भी, थ्योरी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।